दोस्तों ये तस्वीर देखिए जिनमें आपको नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हिंदुत्व की पहचान रखने वाली एनजीओ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेशभूषा में आपको नजर आ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही आरएसएस जो अपने प्रमुख स्थानों पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का विरोध करके उसके स्थान पर केसरिया ध्वज को प्राथमिकता देते व उसे फहराते हुए भी नजर आती है। वही आरएसएस जिसने राम जन्मभूमि मूवमेंट के चलते बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कारण बनी। कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किसी राजनीतिक तौर पर नहीं हुआ, बल्कि इसका गठन सामाजिक संगठन के तौर पर हुआ था। अगर आरएसएस एक सामाजिक संगठन है तो फिर यह राजनीतिक मुद्दों में क्यों नजर आती है, जिसके चलते आरएसएस को 3 बार बैन कर दिया गया। जानेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास के बारे में। 2025 में 100 साल पूरे करने वाला यह संघ, जिसकी शुरुआत एक कमरे से हुई, आखिर इस संगठन का उदय होने का क्या था मकसद, जिसकी पूरे विश्व में लगभग 55 सहायक संगठन है, जिनमें भाजपा व बजरंग दल जैसे भी शामिल है, जिसकी वजह से यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। आरएसएस अपने सदस्यों व संगठनों के साथ मिलकर कैसे काम करता है, इसका काम क्या है, जानेंगे आरएसएस का भारतीय समाज में क्या है योगदान और इतने बड़े संघ को क्यों किया गया था बैन। क्या है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। साल 1907 यह वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशवराम बलराम हेडगेवार भी संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त गरम दल के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया तो हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ ही शामिल हो गए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काफी समय तक काम किया, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन से जुड़ना पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, बल्कि 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 में कोलकाता अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वह एक ऐसी संस्था को बनाएंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 10 से 12 लोग ही मौजूद थे, लेकिन 12 से 1200 बनने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और इसी के साथ अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर के लिए यह काम इतना आसान नहीं था। इस रास्ते में कई सारी मुश्किलें पैर पसारे खड़ी थी। कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ बौद्धिक चर्चा को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान में जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब समय आ गया था जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर ने 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की बुनियाद रख दी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाके जैसे नासिक, पुणे, अमरावती, यावतमाला में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी विस्तार होना शुरू हो गया था। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। यह ऐसा संघ था जिसको बनाया तो सामाजिक काम करने के लिए, लेकिन आगे चलकर यह पॉलिटिक्स का एक अहम घटक बनकर रह गया। संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास असर नहीं था। संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जाने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार बीएचयू आए और पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की। मालवीय जी ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी। बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवाकर से हुई। गोलवाकर को सभी गुरुजी कहा करते थे। गोलवाकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में शामिल हुए और उसके सदस्य बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है और सर्वसहमति से आरएसएस की कमान गुरुजी को सौंप दी जाती है। गुरुजी के नेतृत्व में आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू होता है। आरएसएस के रचनात्मक व्यवस्था की बात करें तो यह 11 हिस्सों में विभाजित है, जिनमें से ही एक शाखा प्रमुख है जो 5 प्रकार की है।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि संघ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। संघ में 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन भी आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 8000 से ज्यादा शाखा है। केरला जैसे राज्य में जहां हिंदू जनसंख्या कम है, वहां भी आरएसएस के लगभग 5000 शाखा है। यह तो रही बात देश की, वहीं दुनिया में 40 से ज्यादा देशों में आरएसएस की 57,000 शाखाएं हैं। इसके साथ ही इन सभी शाखाओं में रोज 50 से ज्यादा सदस्य आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गांव में हर रोज संघ की शाखाएं लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शाखा क्या है। दरअसल शाखा सुबह शाम होने वाली बैठक को कहा जाता है, जो किसी भी खुले ग्राउंड में 1 घंटे की होती है। इन्हीं शाखा को आरएसएस की नींव माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा संगठन चल रहा है। यहाँ रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहाँ सभी स्वयंसेवक एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान सभी प्रार्थना करते हैं, योग और खेल खेलते हैं, साथ ही सांस्कृतिक रूप पर भी चर्चा करते हैं। इसके साथ ही यहाँ सरसंघ चालक को चुना जाता है। वर्तमान में आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत हैं। बता दें कि जो संघ में अपने मन से आता है उन्हें ही स्वयंसेवक कहा जाता है, और जो भी इसका संघ चालक होता है वह आजीवन कभी भी शादी नहीं करता। आरएसएस के सदस्य ही उसका परिवार होता है। इसके अलावा अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आज पूरे विश्व में आरएसएस के करीब 55 सहायक संगठन हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी। अगर आप बीजेपी के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार व किन परिस्थितियों में भाजपा का उदय हुआ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार जाकर जरूर देखें। अगला संगठन बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, हिंदू स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय सिख संगत, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद और भी इन तरह के कई संगठन कार्यरत हैं। दोस्तों, यह संघ समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और पुनर्वास के काम करता है। यह संघ आपदा स्थल और जरूरतमंद इलाकों में सेवा देता है। इसके अलावा देश में जातिवाद को खत्म करना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ एक पत्रिका भी निकालता है, जिन्हें लाखों लोग पढ़ते हैं। इसमें मुख्य पत्रिका पंचजन्य है। इसके अलावा संघ किशोर और बच्चों के लिए देवपुत्र नाम की पत्रिका भी निकालता है। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, तो उस वक्त सरदार पटेल द्वारा सहायता मांगने पर संघ के प्रमुख गुरुजी ने महाराजा हरि सिंह से बात की थी, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली पत्र भेजा। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली व गोवा के भारत में विलय के दौरान भी संघ ने अपनी भूमिका प्रस्तुत की थी। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। 28 जुलाई को संघ की लीडरशिप में स्वयंसेवक ने नरोली पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पुर्तगाली सेना को ओवरपावर करते हुए सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। आजाद सेना को इस तरह आगे बढ़ता देख पुर्तगीज कैप्टन विर्गिलियो फिडाल्गो के नेतृत्व में राजधानी सिल्वासा की तरफ पीछे हट चुकी होती है। आजाद सेना फिडाल्गो से सरेंडर करने के लिए कहती है और मना करने पर बड़ी संख्या में संघ सेवक और आजाद सेना के बाकी सदस्य सिल्वासा की तरफ मार्च करते हैं और पुर्तगीज भाग जाते हैं। स्वयंसेवक 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगीज का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा यहाँ फहराते हैं। इस तरह पूरा दादर नगर हवेली पुर्तगीज के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे आकर सेना की सहायता की। सेना मार्ग पर नजर रखना, प्रशासन की सहायता करना, सेना के खाने का इंतजाम करना और साथ ही सेना परिवार की सहायता करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए। उनके इस काम को देश के लोगों ने अप्रिशिएट किया। आरएसएस के इस काम को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में विशेष रूप से आरएसएस को आमंत्रित किया। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयंसेवक ने अपनी पोशाक में राजपथ पर मार्च पास्ट किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वार के दौरान भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी संघ को याद किया था। उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही सेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में बर्फ हटाने का काम भी संघ के सेवकों ने ही किया। इसके अलावा 1971 में उड़ीसा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजेडी तक, 1984 में सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक और कारगिल वॉर में घायल लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने फॉर फ्रंट में खड़े होकर लोगों की सेवाएं की है।
और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी है। आरएसएस द्वारा इतना सब करने के बावजूद वह हमेशा विवादों में फंसती रहती है। उस पर हमेशा से राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते रहे हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रही है। दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में घिरती रही है। पहली बार जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, उस वक्त भी आरएसएस को बैन कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा से भारतीय राजनीति से गहरा नाता रहा है। आइए आरएसएस और भारतीय राजनीति के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी आरएसएस राजनीति से ना चाहते हुए भी जुड़ी रही। 1975 में इमरजेंसी के वक्त संघ का नाम बड़े लेवल पर राजनीति में दिखा। इसके अलावा यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर संघ के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल ये बात है 1989 की, जब राम जन्मभूमि को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी थी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन संघ ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संघ उस समय अयोध्या को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती थी। इसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन का दाव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। झटके में ही सही, संघ को यह महसूस हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना ही होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनीतिज्ञ हलचल मच गई। अब संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला किया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचना से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा से संघ को कट्टरपंथी हिंदू संगठन कहा है। आरएसएस 4 तरह की मेजर फिलोसफी को फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। संघ का मानना है कि आदिकाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था। यह सब अखंड भारत का हिस्सा है। दूसरा है एकात्मक मानववाद। यह फिलोसफी दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। इस फिलोसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई है। साथ ही ग्रामीण विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है। तीसरा है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। इस वजह से संघ ने 52 साल तक अपने कार्यालयों में तिरंगा नहीं फहराया। अक्सर इस वजह से आरएसएस कंट्रोवर्सी में फंसता रहता है। संघ सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है। आरएसएस समय समय पर राजनीति में भी एक्टिविटी दिखाता रहता है। बीजेपी को नामचीन लीडर्स देने वाला भी आरएसएस ही है, चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, या हमारे गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए उनके कार्यों में संघ की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के इतिहास के बारे में जाना। किस तरह एक कमरे से स्टार्ट हुआ यह संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई संगठन होगा जिसकी इतनी आलोचना हुई होगी जितनी आरएसएस की हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी यह संघ अपने विचारों को लेकर पक्का है और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। आज आरएसएस की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाएगा। दोस्तों, आप सभी आरएसएस की छवि किस नज़र से देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। मातृतुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती।